आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कुछ देर पहले ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और यह संबोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म हो रहा है। तो इसके आगे अब क्या होगा, प्रधानमंत्री इसको लेकर क्या कोई फैसले से देश को अवगत कराते हैं, ये देखना होगा। संबोधन में प्रवासी मजदूरों पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की जो व्यथा रही है बीते दिनों, आपने टीवी से लेकर अखबारों में, सोशल मीडिया पर वो तमाम तस्वीरें देखी हैं। औरंगाबाद में एक हादसा हुआ जहां पर ट्रैक पर एक मालगाड़ी सोते हुए मजदूरों के ऊपर से गुजर गई। तो आज अंबाला में भी एक ऐसा हादसा हुआ जहां पर तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचल दिया। तो ये अपने आप में एक ऐसी समस्या है जिसने पूरे देश को दुखी किया है, व्यथित किया है। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार को ट्रेन चलाने का फैसला भी लेना पड़ा। 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। अब प्रधानमंत्री आज रात क्या कहते हैं, इस बात पर निगाहें लगातार बनी रहेंगी। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हैं, रोहित सरदाना है और अंजना ओम कश्यप जुड़ी हुई है हमारे साथ। अंजना, जो बात हम कुछ देर पहले भी कर रहे थे कि अब लॉकडाउन 4 पहले 3 दौर जैसा नहीं होगा, इसमें रियायतें कुछ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बहुत अहम है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का स्टेटमेंट भी। अभी 3 से 4 दिन पहले ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले महीने और खतरनाक हो सकते हैं। कोरोना का ये कर्व, ये ग्राफ जून के महीने में और बढ़ सकता है। तो जरूर ये भी सरकार की कंसिडरेशन में होगा और ऐसी तैयारियों, ऐसी चुनौतियों के मद्देनजर क्या तैयारियां होंगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, और मीनाक्षी, जो सवाल आपने शुरुआत में ही पूछा है, इसी के जरिए 3 तस्वीरें सबसे बड़ी हैं। मैं एक एक कर आपको बता देती हूं। आईसीएमआर ने यह दावा किया था कि 15 मई के बाद कोरोना का ग्राफ देश में नीचे की तरफ जाएगा, कम से कम स्टेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। आज 12 मई है, मामले बढ़ रहे हैं। रणदीप गुलेरिया ने यह कहा कि जून के महीने में हम देख सकते हैं, जून जुलाई में यह पीक कर सकता है। इधर उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि जून का महीना कष्टदायक हो सकता है, हमें मदद चाहिए सरकार से। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार ने आज से रेल सेवाओं की सीमित शुरुआत कर दी है। अब देखिए, इन 3 चीजों को जब आप ज्वाइन करेंगी तो आप ये समझ रही हैं कि खतरे की आहट है, लेकिन खतरे की आहट के बावजूद लॉकडाउन कितने दिन, 40 दिन प्लस 14 यानी 54 दिन का लॉकडाउन 17 मई को खत्म होगा। क्या अनंत रूप से आप लॉकडाउन में रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते हैं, उसके साथ नहीं चल सकता है जीवन। इसीलिए जान है तो जहान है वाला वो फेज था जब अचानक बीमारी आई थी, सबको बंद होकर पहले तैयारी करनी थी, समझना था कि ये अदृश्य दुश्मन है क्या। उस फेज से हम निकले, दूसरे फेज में गए क्योंकि उसके बाद भी बीमारी रुक रही थी। पीएम ने तब कहा था कि हमें कुछ दिन चाहिए इस पूरे सर्किट को, इस साइकिल को रोकने के लिए। वो नहीं हो पाया क्योंकि संक्रमण धीरे धीरे फैलता रह गया। कुछ ऐसी वजह रही जिसकी वजह से, जिसमें निजामुद्दीन मरकज भी शामिल है, 30% मामले फैले। तमिलनाडु जैसे राज्य भी बहुत ज्यादा संक्रमित हो गए। अब आपको यह समझना है कि तीसरे फेज में आप कहां पहुंचे। हॉटस्पॉट, सुपर कर्फ्यू एरिया, आपने हॉटस्पॉट्स को केंद्रित किया। आपने ये तय किया कि इसको हम पूरी तरह से सील करेंगे। यहां पर जब तक पूरा कंटेनमेंट नहीं होता है, बाकी जगहों में नॉर्मल एसेंशियल सर्विस के साथ सेवाएं चलेंगी, लेकिन इन घरों में आप दरवाजे तक राशन, जो भी चीजें उनको चाहिए, पहुंचाएंगे। सुपर कंटेनमेंट जिसे कहा गया। अब चौथे फेज में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यह समझना है कि आर्थिक गतिविधियां अगर देश में शुरू नहीं हुई तो राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है, केंद्र की जो अर्थव्यवस्था है, जो उसका राजस्व का हाल है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और ये लंबे काल तक चलेगा तो पूरा असर फिर देश पर ही पड़ेगा। इसलिए कैसे उसमें हम जान फूके, कैसे जो बहुत जरूरी है सिर्फ उनके लिए आईआरसीटीसी की ये सेवाएं हैं जिसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ, इसी के साथ हम समझ पाएंगे। अगर ये सफल रूप से हो जाता है तो इस फेज में हम ये स्थापित कर पाएंगे कि थोड़ा सा रिस्क लेकर भी कमोबेश वही परिस्थिति है जो पहले था। याद रखिए मीनाक्षी, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पर टेस्ट डन, यानी जितने हम टेस्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले कितने केस पॉजिटिव आ रहे हैं, ये कम से कम हिंदुस्तान में एक पैरेलल, एक लेवल पे रहा है। कम से कम आप कह सकते हैं वो आंकड़ा एक ही स्तर पर हमेशा ऊपर नीचे होता रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो ये बताता है कि बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं हो रहा है। एक ऐसा भी हिस्सा था, कई लोग थे जो दूसरे तीसरे सप्ताह से ही कह रहे थे स्टेज 3 हो गया है, अब तो कम्युनिटी में फैल रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। जितने डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स आज तक पर आते हैं वो बताते हैं अगर कम्युनिटी लेवल का संक्रमण होता तो फिर अस्पतालों की हालत इतनी बुरी हो जाती कि कोई उस पर पर्दा नहीं डाल सकता था। मृत्यु दर 3.5% के आसपास है। यह सही परिस्थिति है जब देश
कुछ रिस्क मोल लेकर ये समझ सकता है कि लॉकडाउन से एग्जिट का ये प्लान रेलवे सेवाओं के जरिए अर्थव्यवस्था में कुछ ढील देने के साथ जो रेड जोन से उनको पूरी तरह से कंटेन करके हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। और मुझे लगता है रात 8 बजे प्रधानमंत्री इसी तरफ बड़े कदम की बात कर सकते हैं। और पिछली बार भी मीनाक्षी, जैसा आपने बताया था, वो उन्होंने हाथ जोड़कर मजदूरों से माफी मांगी थी और कहा था कि मेरे लिए ये सबसे अंदर से व्यथित करने वाली चीज है कि आपको इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन इतनी तकलीफ सहकर भी आप साथ दे रहे हैं, बस ये साथ बनाए रखिएगा। तो मुझे लगता है आज भी उस अपील को दोहराएंगे। चलिए, इंतजार रहेगा हमें 8 बजे का। हिमांशु, लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए अंजना कर रही थी, मृत्यु दर अगर हम तुलना करें बाकी देशों के मुकाबले तो अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत में वो आंकड़ा कम है। और इस बात की प्रशंसा ग्लोबल लीडर्स ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों को लेकर, उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर की है। लेकिन अब यहां से आगे की लड़ाई तो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अब इसी रिस्क में अगर काम करना है तो चाहे ट्रेन चलाने का फैसला हो या जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा कल एक संयुक्त टीम ने किया, तो आने वाले दिनों में इसी रिस्क फैक्टर के साथ ही अब आगे बढ़ना होगा। कह रही हैं कि रिस्क फैक्टर के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। जान है और जहान है, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जान को बचाना भी होगा और जहान के लिए आपको आगे भी बढ़ना होगा। तो ये जब तक सामंजस्य बनाकर आप चलेंगे तो रिस्क फैक्टर भी कम रहेगा और संक्रमण फैलने की ये कह सकते हैं कि उम्मीद बहुत कम हो जाएगी। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि जिस तरीके से आप सब ने इस लड़ाई के अंदर जो जरूरी कदम उठाए हैं और जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है वो तारीफ के काबिल है। और ये बात सही है कि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत के अंदर जो संक्रमण फैलने की औसत है वो बहुत कम है, जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। मैं एक और चीज़ बता दूं कि रिकवरी रेट अगर हम देखें, जो बात अंजना कह रही थी उसमें एक और पॉइंट जोड़ देना चाहिए। रिकवरी रेट पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो लगभग 30% के आसपास है। और इसी रिकवरी रेट को जो है सरकार भी चाहती है और सभी स्टेट्स की सरकारें भी चाहती है कि रिकवरी रेट भी जो है वो तेजी से बढ़ेगा, तभी इस संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सकता है और जो संक्रमित लोग हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करके घर भी वापस भेजा सकता है। इन्हीं सब रणनीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उसके अंदर माइग्रेंट लेबर्स को लेकर वो संबोधित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन के अंदर अगर लगाया जाता है तो उसमें किस तरीके से आपको अपने जनजीवन और जीवनचर्या को आगे लेकर चलना होगा, इसको लेकर भी एक रूपरेखा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जा सकती है। लौटती हूं मैं हिमांशु आपके पास। मनोज्ञा लोहेवाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, सुबह आप हावड़ा स्टेशन से रिपोर्ट कर रही थी और आपने वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाई। उसके बाद बंगाल से तो यह खबर भी आई कि स्वास्थ्य सचिव के काम से सरकार खुश नहीं थी, तो उन्हें अब शिफ्ट कर दिया गया है पर्यावरण विभाग में। कल ममता बनर्जी जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुई तो उन्होंने अपने विचार और कुछ नाराजगी भी जाहिर की। लेकिन अब आज जब प्रधानमंत्री रात 8 बजे बोलने वाले हैं, किस तरह से बंगाल के लोग कर रहे हैं इंतजार, क्या खबरें आपके पास पहुंच रही हैं, लोगों से जब आप बात कर रही हैं क्या रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? लोगों में एक बार फिर उत्साह है और उत्सुकता है कि आखिरकार क्या होगा आज लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट में। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानने की सबसे ज्यादा उहापोह भी हो रही है कि नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा केंद्र सरकार का। अभी तक हमने जितने भी बातें देखी हैं, 4 बार प्रधानमंत्री आए हैं, भले ही वो अप्रैल हो या मई का महीना हो कुल मिलाकर। लेकिन अब जिस तरह से ये बातें आ रही हैं, इसका जो राजनीतिक असर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। बंगाल में पुरजोर विरोध हुआ है राजनीतिक स्तर पर। जनता ने भले ही उसमें आगे हाथ बढ़ाकर थाली की बात हो या ताली की बात हो हमेशा साथ दिया है, लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि काम करना जरूरी है, घर से निकलना जरूरी है। वहीं कंटेनमेंट जोन भी है, वहीं रेड जोन भी है, वहीं ऑरेंज जोन भी है। अभी तक पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं और 1000 से ज्यादा मामले सिर्फ कोलकाता में हो गए हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर दफ्तर खुलेंगे जो कि सबसे ज्यादा कोलकाता के आसपास हैं, तो वो किस तरह से खुल पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में भले ही 15% जो अटेंडेंस के साथ चाय बागानों को खोला गया था, जिन्हें बाद में 50% किया गया, तो क्या इस तरह की राहत मिलेगी? केंद्र सरकार ने भले ही हाँ कर दी हो कि जितने दफ्तर खुल सकते हैं उनकी परमिशन और उनकी गाइडलाइंस दी है, लेकिन यहाँ पर भी राज्य सरकार ने अपने नियम कानून लगाए जिसमें यह कहा कि जब तक ये चीफ सेक्रेटरी से या मुख्य सचिव जब तक इसको ईमेल पर अप्रूवल नहीं देंगे, तब तक वो व्यक्ति अपने बिजनेस को शुरू नहीं कर सकता या अपनी इंडस्ट्री नहीं शुरू कर सकता। उसके अलग राज्य के अनुसार के नियम होंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक
ओर जहां राजनीति है तो वहीं दूसरी ओर जनता को ये विश्वास दिलाना है कि धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से ये प्रयास चल रहा है और आज 8 बजे के संबोधन में ये एक बार फिर देखा जाएगा कि आखिरकार किस तरह से इन नीतियों पर आगे बढ़ा जाएगा।